नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी, जहां मैं आप सभी को हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा निकाली गई जो भर्ती आपकी है पटवारी की, उसकी मैं आपको तैयारी करा रहा। और इस चैनल के अंतर्गत मैं आप सभी को इसके इसके सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को आपको इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड की जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको आपके हिस्ट्री के वीडियो को प्रोवाइड किया है। अब मैं आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। और उससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले आइए हम यहाँ पे सिलेबस देख करके फिर सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि ये हिमाचल प्रदेश के पटवारी के लिए है, जिसमें ये पहला आपको क्या पढ़ना है, पहले इस पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे हमें ये पढ़ना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र किस प्रकार से किसी देश में लागू होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। इसके बाद इसके कुछ हम फीचर्स देखेंगे, यानी कि इसकी हम विशेषताओं को देखेंगे। और ये जो चीजें हैं, कह सकता हूँ एक प्रकार से आपको ये जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 दिख रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी आपके थ्योरीज होते हैं, इस चीजों को हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे जो आपके इस चैप्टर, कह सकता हूँ कि आपके इस सिलेबस का सबसे मेन पार्ट है, वो है यहाँ से आपका जो ये कह सकता हूँ कि यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। हमें केवल इन सारे पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। जिसमें पहला आपका टॉप, ये इंग्लिश में सिलेबस है, मैं इसको हिंदी में बता दे रहा। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में हम संविधान सभा के बारे में जानते हैं, भारत की जो प्रस्तावना होती है संविधान की, उसके बारे में चीजें आपको थोड़ी सी छोटी दिख रही होंगी, मैं इसको हिंदी में बता दे रहा। और फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन आपके साथ कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में जानना होगा। और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीपीएसपी, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं, यानी कि जो कि आपका आर्टिकल कह सकता हूँ 39 से लेकर के और भी होता है, तो मैं वहां पे सारी चीजों को बताऊंगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट एंड इट्स टू हाउस, यानी कि आपका जो संसद है और इसके अंतर्गत जो आपका लोकसभा और राज्यसभा है, हम यहाँ पे इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, उसके बारे में देखेंगे। यानी कि एक तरीके से कह सकता हूँ ये जो पूरा सिलेबस है, बहुत लॉन्ग सिलेबस है। हमें क्या करना होगा, इनके बीच से वो सारे मेजर पॉइंट को पढ़ना होगा, जिससे क्या हो, हमारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाए, यानी कि हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाए। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले थ्योरीज को पढ़ाऊंगा और थ्योरीज के बाद आपको एमसीक्यू कराऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको ये फील हो सके कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। और याद रखिएगा, मैं इसमें वैसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए होंगे। तो अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं और आपको जो भी सारे सिलेबस है, सारी चीजें आपको टाइम से प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाती है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें थ्योरीज वाला पार्ट है उसको हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हमें जरूरी वो है जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाए। तो सबसे पहले क्या है आपका, पहला आपको दिख रहा होगा कि हमारी संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको पता है कि हमारे प्रियम्बल के बारे में पढ़ना है, तो प्रियम्बल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आज का टॉपिक जो है वो है आपका संविधान सभा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं और एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे पहले लिखा गया होगा क्या, जब आप पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब आप कह सकता हूं कि जो हमारी पॉलिटी वाला पोर्शन होता है, जब उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक शब्द पढ़ने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पॉलिस। और पॉलिस तो एक शब्द है जो कि आप फ्रेंच शब्द है, उसको हम बाद में देखते हैं। आपने कई सारी चीजें सुनी होंगी, एक आपने पॉलिटी सुनी होगी जिसको हम लोग राज व्यवस्था कहते हैं, एक आपने पॉलिटिकल साइंस सुना होगा, एक आप पॉलिटिक्स सुने होंगे। यानी ये तीनों जो वर्ड्स होते हैं, वो तीनों वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो होता क्या है इसका मतलब, आइए इन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, बट हमें इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं तो हमें इन वर्ड्स के बारे में सबसे पहले समझना होता है। पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा पॉलिटी, पॉलिटी जो कि लिखा गया है राज व्यवस्था। और आप याद रखिएगा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है राज और दूसरा होता है व्यवस्था। राज का मतलब क्या होता है, राज्य, और राज्य का मतलब यहाँ किसी देश से होता है, ना कि किसी स्टेट से। तो याद रखिएगा, किसी स्टेट की व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं या राज व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो इंडिया है
वो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतंत्र देश है। तो ये जो लोकतंत्र है ये क्या है, ये हमारी व्यवस्था को चलाने का कह सकता हूं एक प्रकार से आधारभूत शिला है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, राज व्यवस्था कहेंगे, पॉलिटी कहेंगे। इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस दिख रही होगी, यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे लोकतंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया, ये जो व्यवस्था है वो कहाँ पे लिखी गई है, जिस बुक में, वो हम कह सकते हैं थ्योरीज का जो पार्ट है उसको हम एक बुक के थ्रू लिख देते हैं, उसी को आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और जब इन चीजों को हम क्या करें, किसी देश के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, या फिर उसी के माध्यम से देश को चलाते हैं, तो वो जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, या फिर कह सकता हूं राजनीति कहते हैं। तो यहाँ पे ये 3 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ये कह सकता हूं संविधान आपका क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा संविधान होता है, संविधान को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये क्या है, इसका मतलब, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, एक प्रकार से रूल बुक होती है। अब कैसी रूल बुक, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। रूल बुक का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी किताब होती है किसी भी देश के अंदर जो हमें ये बताती है कि हमारे देश को किस प्रकार से चलाना है। जैसे कि हमारे देश में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी है, जैसे कोई भी सरकार है वो जनता का शोषण कर रही है, तो हम क्या करते हैं, इस रूल बुक में ये लिखा गया कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सरकार के खिलाफ भी मुकदमा या आवाज उठा सकते हैं। तो वो कहाँ लिखा गया है, वो हमारे रूल बुक में लिखा गया। सेम इसी तरीके से डीपीएसपी होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे देश को चलाने में, देश के जो कह सकता हूं निम्न वर्ग के लोग हैं उनको उठने में वो मदद करता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बस अभी आपको फिलहाल में क्या याद रखना है कि संविधान क्या होती है। संविधान एक प्रकार की किताब होती है जिसके अंतर्गत रूल लिखे होते हैं कि कोई भी देश किस प्रकार से शासन करेगा, किसी भी देश के अंदर जो शासन की प्रणाली होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 वर्ड्स ये क्लियर कर दिए। राज व्यवस्था क्या होती है, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, और साथ में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस वर्ड से निकल गया है। तो याद रखिएगा वो आपका पॉलिश शब्द से निकल गया, जो कि एक प्रकार का फ्रेंच शब्द है, और इसका अर्थ आपको याद रखना है। इसका अर्थ क्या होता है, राज्य। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा और याद रखिए, ये जो राज्य है ये हमारा कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा। जैसे आपको यूपी होगा, महाराष्ट्र होगा, ये सारे राज्य की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा किसी एक विशेष देश की। जैसे कि मान लीजिए हमारा देश हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, कोई भी देश हो गया, उसके बारे में बात करता है। तो पॉलिस का अर्थ होता है राज्य, जो कि किसी एक बड़े लेवल पे किसी कंट्री के बारे में आपसे बात करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कोई भी अगर देश है तो देश के अंदर क्या जरूरी है, जिसको मतलब कोई एक देश है या कोई एक भूभाग है, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि ये आपका देश है। तो देश को कहने का एक तरीका ये हो सकता है, राज्य को कहने का तरीका ये हो सकता है कि उस देश के अंदर क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होगी। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा, अगर मान लीजिए कोई एक भूभाग है, कोई एक जमीन का टुकड़ा है, अगर वहां पे जनसंख्या नहीं है, वहां पे व्यक्ति नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वहां पे वो किसी भी प्रकार का देश नहीं, वो एक प्रकार की खाली जगह है आपके। तो इसीलिए किसी भी देश के अंतर्गत 4 चीजें जरूरी होती हैं। पहला जनसंख्या, पॉपुलेशन, दूसरा क्या है आपका भूभाग, यानी कि कोई देश तभी अस्तित्व में रहेगा जब उसके अंतर्गत क्या होगा आपका, कह सकता हूं कि जगह होगी, वहां पे क्या होगा आपका एरिया होगा। तो वो क्या, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे भूभाग। तो आपको इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से राज्य के 4 तत्व कौन से नहीं है। आपको 3 ऑप्शन इसमें से दिए रहेंगे, एक कोई अलग से ऑप्शन दे देगा और आपको उसको क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य के 4 तत्व कौन से हैं और आपको ये क्या करना है, ध्यान देना है। तो पहला हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया भूभाग, तीसरी चीज यहाँ पे सरकार लिखी गई है। अब ये सरकार क्या होती है, तो याद रखिएगा सरकार आपकी 2 तरीके से हो सकती है। पहला आपका कि कोई एक राजवंश है और राजवंश का जो अगला वंश आएगा वही आपका राजा बना और वो पूरी तरीके से पूरे देश को कंट्रोल कर रहा, तो वो क्या है, वो आपका सरकार है। और दूसरी क्या है कि हम लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से चुनाव लड़ते, मतलब चुनाव लोग लड़ते हैं और हम उनको वोटिंग देते हैं, इलेक्शन होता है उनका, जब उनको वोट देते हैं तो क्या होता है
कि उसके द्वारा हम सरकार को चुनते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये आपकी सरकार होती है। तो सरकार दो प्रकार से हो सकती है, लेकिन किसी देश को चलाने के लिए जो सरकार है वो आपकी नेसेसरी है, क्योंकि अगर सरकार नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कोई देश है उसके अंदर कई सारे लोग हैं, अगर उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई सरकार नहीं है तो होगा क्या, लोग एक दूसरे का शोषण करेंगे, एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, एक दूसरे का हनन करेंगे, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के लोगों से हमेशा दबे रहेंगे, या फिर वे अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। केवल वही लोग देश के अंदर निवास कर सकते हैं जो कह सकता हूं ज्यादा पावरफुल है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, संप्रभुता। अब ये क्या होती है, इसको सोवर्निटी इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग संप्रभुता कहते हैं। अब संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश है, देश के अंदर जो भी शासन कर रहा, जो भी सरकार के रूप में है, अगर उसके पास निर्णय लेने की जो यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो देश के अंदर उपस्थित सरकार के पास अगर है, तो हम क्या कहेंगे, वो देश कैसा है, वो देश आपका संप्रभु है। तो इसका मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता, इसका मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे मैं बोलूं कि भारत एक संप्रभु देश है या फिर नहीं है, तो याद रखिए भारत एक संप्रभु देश है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सरकारें हैं वो अगर किसी डिसीजन को लेती है तो वो खुद लेती है, ना कि ऐसा होता है वो किसी अन्य देश के सहारे कह सकते हैं कि वो किसी दूसरे देश के कहने पे डिसीजन ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा जो देश है उसके अंदर उपस्थित जो सरकार है वो खुद ही सारे डिसीजन को लेती है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। राज्य के आपके 4 तत्व होते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया भूभाग, तीसरा हो गया सरकार, और चौथा क्या हो गया आपका संप्रभुता। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैंने यहाँ पे बताया कि ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्लाइड से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किस वर्ड से निकल के बना है, तो आंसर हो जाएगा आपका पॉलिस। अब दूसरा क्वेश्चन कि पॉलिस का अर्थ क्या होता है, तो आपसे दे देगा देश होगा, राज्य व्यवस्था, और ऐसे ही ऑप्शन में राज्य भी होगा, तो आपको ऑप्शन में राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछता है कि राज्य के 4 तत्व बताइए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार, और साथ में संप्रभुता। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका कि कोई देश है उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे जो पहली स्लाइड है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे और भी चीजों को बताते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राज्य या फिर राज व्यवस्था, यानी कि राज्य का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, राज्य का मतलब होता है कोई देश। तो यहाँ पे राज्य का जो मतलब है वो किससे है, याद रखिएगा वो आपका देश से है, यानी कि किसी कंट्री से। और राज व्यवस्था का मतलब किसी देश के अंदर जो व्यवस्था चलाई जाती है वो किस प्रकार से चलाई जाती है। तो याद रखिएगा कि किसी भी देश के अंदर जो व्यवस्था होती है उसको अगर चलाया जाए तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, एक संविधान की जरूरत होती है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें चाहिए संविधान। और मैंने अभी आपको संविधान के अंदर क्या बताया कि संविधान क्या होता है, संविधान एक प्रकार से कह सकता हूँ रूल बुक होती है, यानी कि एक प्रकार की ऐसी बुक जिसके अंतर्गत क्या हो, हमें ये लिखा हुआ मिल जाए कि किसी भी देश को किस प्रकार से चलाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया है कि हमारे देश के सभी लोगों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स होगा, जो मौलिक अधिकार होगा, वो क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज सबके लिए होंगी, और कह सकता हूँ डीपीएसपी सबके लिए होंगी, और इसी तरीके से सारी चीजें होती है। तो वो कहाँ लिखा गया, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, हमारे रूल बुक में लिखा गया। तो वही बोल रहा है कि संविधान क्या होता है, तो होता है नियमों का ये क्या होता है, एक प्रकार का समुच्चय होता है। समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सेट, और सेट का मतलब होता है कह सकता हूँ कॉम्बिनेशन, यानी कि एक ही में मिलजुल के मतलब नहीं, उसी में कंबाइंड होना। कंबाइंड का मतलब उसी में सारी चीजों को इकट्ठा रखना। तो ये हो गया इसमें नियमों का समुच्चय है जो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी देश है, देश के अंदर जो राज्य व्यवस्था होगी, यानी कि राज्य किस प्रकार से चलेगा, वहां की व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाएगी,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। और इसको चलाने के लिए संविधान लिखा जाता है। ये चीज संविधान लिखा जाता है, जरूरी नहीं है कि वो लिखा ही हो, मैं भी आपको इसको आगे बताऊंगा। तो क्या है संविधान? संविधान एक प्रकार का ऐसा बुक होता है, एक प्रकार की ऐसी किताब होती है जिसके अंतर्गत ये लिखा होता है कि देश को किस प्रकार से चलाना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। पहले स्लाइड से क्या क्वेश्चंस आएंगे मैंने आपको बता दिए कि पॉलिस का मतलब क्या होता है, राज्य होता है। इसके अलावा और भी मैंने आपको चीजें बताई कि वहां पे संप्रभुता का मतलब क्या होता है, राज्य के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे याद रखिए। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, पहले थोड़ा सा 1-2 दिन मैं क्या करूंगा, आपको थ्योरीज पढ़ा लूंगा और इसके बाद कह सकता हूं कि जो भी टॉपिक्स होगा उससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे सारी चीजों को मैं लेके आपके लिए आऊंगा। अब याद रखिएगा कि संविधान को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार के कह सकता हूं कि तंत्र होते। तंत्र का मतलब भारत के अंदर आपका लोकतंत्र हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे देश होते हैं जहां पे राजतंत्र होता है। इस तरीके से चीजें लिखी होती है। और ये जो स्लाइड है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको समझा दे रहा। यहाँ पे संविधान को मैंने कई तरीकों से डिवाइड कर रखा है। पहला आपको दिख रहा होगा लिखित संविधान, दूसरा है आपका अलिखित संविधान, तीसरा है सबसे बड़ा संविधान किसका है, फिर सबसे छोटा संविधान किसका है, सबसे नया संविधान किसका है और सबसे पुराना संविधान किसका है। ये क्वेश्चंस आपके मन में भी आना चाहिए जब आप पॉलिटी को पढ़ो तब। तो यहाँ पे हम इन चीजों को देखते हैं, अब एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। पहला आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, जैसा कि आपको यहाँ पे पहले वाले में दिख रहा होगा यहाँ पे लिखित संविधान। अब याद रखिएगा लिखित संविधान क्या होता है, कोई भी देश जिसके अंदर जो संविधान हो वो कैसा हो, वो आपका लिखा गया हो। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा एक संविधान, कई लोग मिलजुल करके एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान सभा का निर्माण होकर के कई सारे लोग मिलजुल के क्या करेंगे, कह सकता हूं कि संविधान लिखने का काम करेंगे। तो याद रखिएगा ऐसे देशों के संविधान को हम लोग लिखित संविधान कहेंगे। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि यहाँ पे जो भारत का संविधान है और जो अमेरिका का संविधान है और साथ में जो फ्रांस का संविधान है ये कैसा है, तो ये आप याद रखिएगा ये आपका लिखित संविधान है। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। और अगर बात करूं कि सबसे या फिर अगला जो आपका नंबर आता है कि अलिखित संविधान क्या होता है। अलिखित संविधान का मतलब एक ऐसा देश जिसके अंदर संविधान को लिखा नहीं गया हो। यानी कि जो संविधान है वो लिखा नहीं जाता है लेकिन फिर भी वहां पे चीजें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं। कैसे कि जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज या जो प्रथाएं होती हैं उस प्रकार से चीजें की जाती हैं। जैसा कि आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलेगा और मैं कुछ यहाँ पे और भी देश आपको बता दे रहा। जैसे इसके अंतर्गत आपका आएगा सऊदी अरब, याद रखिए पूछा जाता है सऊदी अरब, इसके अलावा इजराइल हो जाता है, इसके अलावा यहाँ पे न्यूजीलैंड हो जाता है। और ये सारी चीजें याद रखिए। कैसे पूछता है, कुछ मान लीजिए 3 इसमें से दे देगा लिखित संविधान और एक इसमें से ऑप्शन उठाएगा और आपसे पूछ देगा निम्न में से अलिखित संविधान कौन सा है। तो आपको यहाँ पे लिखित को भी याद रखना है और अलिखित संविधान को भी याद रखना है। ये आपका एनजेड से न्यूजीलैंड हो जाता है, ये इजराइल, सऊदी अरब, कनाडा और ब्रिटेन। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनके अंतर्गत जिनके देशों के अंदर क्या है आपका अलिखित संविधान है। चीजें क्या होती हैं, कह सकता हूं एक प्रकार से प्रथाओं के आधार पे चलती है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखा गया कि सबसे बड़ा संविधान क्या है, तो एक चीज याद रखिएगा संविधान को बड़ा और छोटा हम 2 आधार पे करते हैं। कौन सा, एक तो ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा आर्टिकल के अकॉर्डिंग यानी कि अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी के संविधान में अनुच्छेद है तो वो है भारत का, कितना है 395, जो बाद में अब उसके अंदर कह सकता हूँ सब हेडिंग के तौर पे और भी चीजें आ गई, यानी कि सब आर्टिकल, जिससे वो बढ़ करके 470 के पास पहुंच चुका है। और जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो कितने, उसके अंतर्गत कितने हैं, तो याद रखिएगा वो टोटल 7 आर्टिकल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अंतर्गत अभी 395 आपको याद रखना है और बाकी इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल है। तो इंपॉर्टेंट है कितने से, टोटल 7 हैं।
एक और चीज यहाँ पे भारत का आप देख लिए कि सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे छोटा अमेरिका का है। अब एक चीज और आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे नया संविधान कौन सा है, तो याद रखिए जो क्यूबा है, आपने इस देश के बारे में सुना होगा। इसका जो संविधान है वो अभी 2019 में बना है, ये लेटेस्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे नया संविधान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका, कह सकता हूं कि क्यूबा। इसके बाद दूसरा है कि सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका अमेरिका। आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति, वो आपका 1789 में हुई थी। ये शायद यहाँ पे आपका ये 89 की 86 होगा, मैं इसको आपको कंफर्म बाद में बता दूंगा, अभी ये क्लियर नहीं है 86 या फिर 89 होगा। वैसे 86 होगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा अगली क्लास में। बट ये याद रखिए कि सबसे पुराना जो संविधान है वो कौन सा है, तो आपको आंसर याद रखना है कि वो आपका अमेरिका का संविधान है। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैंने आर्टिकल बता दिए और शब्द के अकॉर्डिंग मैं भी आपको बता देता हूँ, बट एक बार सारी चीजें फिर से रिवाइज कर दे रहा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मतलब कि विश्व का जितने भी लिखित संविधान होंगे उनको कुछ लोग बैठ करके लिखते हैं, तो वो कौन सा है, भारत, अमेरिका, फ्रांस। और लिखित का मतलब पुरानी परंपराओं के आधार पे चलता है, तो जिसके अंतर्गत आपका एग्जाम्पल है ब्रिटेन है, कनाडा है, सऊदी अरब है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीजों को याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अकॉर्डिंग टू आर्टिकल भारत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सबसे छोटा अमेरिका, जिसके अंतर्गत आपके 7 आते हैं। सबसे नया क्यूबा 2019 में बना था, पुराना सबसे वो है आपका अमेरिका, और इसका डेट मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आपको नोट में कुछ चीजें लिखी गई हैं, आप इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि विश्व का सबसे छोटा जो लोकतंत्र है वो कौन सा देश है, किस देश के अंतर्गत, तो याद रखिए वो देश का नाम है नाउरी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कौन सा है, याद रखिए वो नाउरी है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, तो याद रखिए वो आपका इंडिया है, यानी कि भारत है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और शब्दों के आधार पे मैंने बताया, हम यहाँ पे संविधान को बड़ा छोटा 2 आधार पे करते हैं। कौन कौन सा, एक तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको बताया भारत और अमेरिका। एक होता है शब्दों के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटा है आपका मोनाको, एक देश है जिसका नाम है मोनाको। उसके संविधान में केवल 3814 शब्द लिखे गए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कह सकता हूं कि शब्दों के आधार पे जो सबसे बड़ा जो देश है, मतलब सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं। आगे क्या है, आगे आपसे यहाँ पे थोड़ी सी इन चीजों को देख लेते हैं। अब जो पॉलिटी है उसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, तो याद रखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुकरात। वो क्या करते हैं, अपने कुछ विचारों को देते हैं जो कि राजा के खिलाफ होते हैं। राजा क्या करता है, राजतंत्र चलाता है, तो वो वहां पे ये बताते हैं कि राज्य को किस प्रकार से चलाया जाए ताकि राज्य, कह सकता हूं, एक बेहतर विकास कर सके, लोग सुखी रह सके, प्रजा सुरक्षित रह सके। तो सुकरात ने ऐसी बातें बताई, लेकिन राजा को ऐसी बातें पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद सुकरात का ही एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। उसने क्या की, कह सकता हूं कि एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, किसकी, एक कोचिंग की स्थापना की थी जिसका नाम था द एकेडमी एथेंस। इस चीज को आपको याद रखना है, पूछा जाता है उसके इंस्टीट्यूट का क्या नाम होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बुक यहाँ पे लिखता है वो, उसका नाम क्या होता है, रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक के अंतर्गत क्या लिखी होती है, तो सुकरात ने जो थॉट्स दिए थे, जो विचार उसने प्रस्तुत किए थे, वही आपका वहां पे लिखा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुकरात के जो शिष्य हैं वो कौन है, तो वो है प्लेटो, और उनकी बुक का नाम रिपब्लिक। उन्होंने किसकी स्थापना की थी, द एथेंस एकेडमी या द एकेडमी एथेंस के बारे में। इसके बाद जो प्लेटो होते हैं, प्लेटो के ही शिष्य होते हैं जो इस द एकेडमी के अंदर से पढ़ के निकलते हैं, उनका नाम होता है अरस्तु। तो आपको ये नाम याद रखना है। करते क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी, ये आपको द पॉलिटिक्स यहाँ पे याद रखना है। ये क्या है, ये आपकी बुक है, यानी कि किताब है। तो ये इन्होंने जो बुक लिखी, इसी को अकॉर्डिंग अरस्तु को जो है वो हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैं आपको इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन बता दे रहा। उससे पहले एक चीज आपको ध्यान देना है कि अरस्तु के ही शिष्य कौन थे, सिकंदर, जिसने भारत पे आक्रमण किया था और भारत में
विजय प्राप्त की थी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से एक बार दोबारा से सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए। एक व्यक्ति थे सुकरात, उनके शिष्य थे प्लेटो, उनके ही शिष्य थे अरस्तु, किसके, प्लेटो के। अब अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, और प्लेटो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट है, बार बार बुक पूछी जाती है, नाम बताइए, तो रिपब्लिक हो गया। और इन्होंने किस एकेडमी की स्थापना की, किस इंस्टीट्यूट की, द एथेंस एकेडमी। यहीं से पढ़ के एक बच्चा निकलता है जिसने द पॉलिटिक्स नाम की किताब लिखता है, और किताब, और इसी किताब की वजह से, इसी बुक की वजह से ये जो अरस्तु है, जो इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे क्या होगा, आगे हम इस, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, अब आगे हम बात करेंगे संविधान सभा क्या होती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको पहले बता लूंगा, फिर मैं बताऊंगा भारत के अंदर संविधान सभा किस प्रकार से आपकी बननी स्टार्ट होती है। तो संविधान सभा क्या होती है, तो संविधान सभा का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे देश के अंदर से ही जो चुने गए होते हैं, वो बाहर उनको चुन करके निकाला जाता है, और वो क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे हो, जो विद्वान, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग आपस में एक ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बना करके देश के लिए एक ऐसी किताब का निर्माण करेंगे जिसके अंतर्गत क्या हो, आपका नियम लिखा जाए कि देश को कैसे चलाना है, प्रजा को किस प्रकार के अधिकार देने हैं, सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीजें कौन तय करता है, तो ये जो व्यक्ति लोग होते हैं, जो लोग मिलके संविधान का निर्माण करते हैं, तो ऐसी सभा को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। बोल रहा कि वह सभा जो किसी संविधान का निर्माण का कार्य करती है, और इसके सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से देश की चुनती है। ज्यादातर चीज जो सदस्य होते हैं उनको हम अप्रत्यक्ष तरीके से ही चुनते हैं, क्योंकि अगर कह सकता हूं कि देश के अंदर कई सारे व्यक्ति निकल के आ जाएं और उनको जनता चुन करके बाहर भेजेगी, और ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो संविधान सभा एक संविधान सभा नहीं बल्कि कह सकता हूं कई लोगों की एक ग्रुप हो जाएगी। तो उतने ही लिमिटेड लोगों को चाहिए होता है जो क्या करे, संविधान को पूरी तरीके से अच्छे से लिख सके, क्योंकि ये आने वाले टाइम में देश के भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीजें हमारे संविधान में, कह सकता हूं कि हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितनी सारी चीजें दी थी, उन्होंने डीपीएसपी के लिए बताया था, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए उन लोगों ने, सारे लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया था। और आपको पता है कि वो चीजें आज भी हमारे देश में लागू होती हैं। तो आपको पता होगा कि संविधान सभा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान सभा में अगर हम ऐसे लोगों को भेज दे जो पढ़े लिखे उतने ना हो, तो वो क्या करेंगे, ऐसा संविधान बना देंगे कि देश को चलाने में, कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादातर लोग चुन करके जाते हैं और देश के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। और याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार दिया था वो कौन दिया था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हेनरी मेन। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हेनरी मेन। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में विचार रखा था अपना। और सबसे पहली जो संविधान सभा बनी थी, तो वो आपको याद रखना है, अमेरिका में बनी थी। कब, 1787 में, और इन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया। और दूसरी जो है, ये सेकंड है, सेकंड संविधान सभा कहाँ बनी थी, तो फ्रांस में। और पहली कहाँ बनी थी, तो आपको याद रखना है, अमेरिका के अंतर्गत। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ भारत की संविधान सभा की, मतलब भारत की संविधान सभा किस प्रकार से डेवलप होती है। याद रखिएगा, टाइम था 1885। मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बताता हूँ, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। टाइम था 1885, और यहाँ पे क्या बनती है, आपको पता हो, आपने हिस्ट्री में, आप अपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 1885 में आईएनसी की स्थापना की जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जो कि अंग्रेजों द्वारा, कह सकता हूं, की गई एक प्रकार की राष्ट्रीय, कह सकता हूं कि पार्टी थी, जिसका मेन मोटिव ये था उन अंग्रेजों का कि वो हमारी तरफ से कार्य करेगी, बस वो देखने में इंडियंस की लगेगी और इंडियंस की सुनेगी। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं। और तो आईएनसी की स्थापना होगी। इसके, कह सकता हूं, 10 सालों बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, और ये क्या करते हैं, स्वराज विधेयक पेश करते हैं। और इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं कि हमें संविधान सभा की जरूरत है, हम अपने देश के लिए क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे।
क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम अपने देश के लिए खुद नियम बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा देश है। लेकिन ब्रिटेन के लोग वहां पे शासन कर रहे होते हैं इंडिया में, और उनको ये चीजें पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इस मांग को क्या करते हैं, पहले ही हटा देते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब हुआ था? तो याद रखिए 1895 में। इसके बाद जब 1919 का अधिनियम आने वाला था, आपको पढ़ना होगा इसमें कि जब रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था, उससे पहले एक अधिनियम आता है भारत में, उसके अंतर्गत भी संविधान की मांग की जाती है। लेकिन वहां पे ब्रिटेन के जो भी शासक थे, जो भी भारत में शासन कर रहे थे, वो लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, इस चीज को हटा देते। तो सेकेंड मांग आपकी 1919 अधिनियम में अस्वीकार कर दी जाती है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने 1922 में एक मैगजीन लिखा था, यंग इंडिया, उसके थ्रू भी क्या किया, इन्होंने संविधान सभा की मांग की। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, टाइम हमें याद रखना है। 1924 में कह सकता हूं एक व्यक्ति थे जो कि मोतीलाल नेहरू जिनका नाम था, ये भी संविधान सभा की मांग करते हैं। कब? आपको पता है कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन होते हैं, जिसमें बॉम्बे अधिवेशन था, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कब, 1928, ये डेट आपको याद रखनी है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट आपकी कब आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 1928। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेट 1935, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मनवेंद्र नाथ राय, इन्होंने क्या की, ऑफिशियली मांग की, किसकी, संविधान सभा की। तो ये डेट्स आपसे पूछी जाती हैं, जैसे नेहरू रिपोर्ट कब आई 1928 में, मनवेंद्र नाथ ने औपचारिक ऑफिशियल मांग कब की, तो याद रखें 1934। एक चीज आपको ये बता दूं, ये जो डेट है ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। जब मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगा तो आप देखिएगा कि इसी स्लाइड से आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि कई सारे एग्जाम्स में आपसे पूछे जा रहेंगे। इसके बाद आपको 1935 में आईएनसी ने इसकी मांग की, यानी कि नेशनल कांग्रेस ने, इस चीज को भी ध्यान दीजिए, ये भी आपसे पूछा जाता है। और लास्ट में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की कह सकता हूं कब मांग की थी, 1938 में, और कौन से अधिवेशन में, तो याद रखना है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी के अंतर्गत आपकी संविधान की मांग की जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1938 तक यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मांगे की जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कह सकता हूं कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटेन क्या करता है, यहाँ पे ब्रिटेन भारत को ये बोलता है कि अगर आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करते हो तो हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। अब दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक वर्ड होता है डोमिनियन स्टेटस और एक होता है पूर्ण स्वराज। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा, फिर आपको चीजों को समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद पूर्ण स्वराज क्या होता है वो भी आप इस चीज को देख लीजिएगा। तो क्या होता है, एक वर्ड होता है आपका डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, और दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा आप लोग याद रखिएगा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज होता क्या है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हमारे देश से जो ब्रिटेन के शासन करने वाले लोग हैं वो हमारे देश से निकल करके चले जाएंगे, और लेकिन वो जो नियम बनाएंगे ब्रिटेन में बैठ के वही नियम हमारे यहाँ भारत में चलेंगे, और भारत में वो लोग जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे। इस पूरी व्यवस्था को हम लोग यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस कहेंगे। और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक मांग होती है 1938 में। इसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, कह सकता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका स्टार्ट हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत ब्रिटेन का मानना ये था कि अगर आप क्या करते हो, आप हमारी हेल्प करोगे युद्ध में, जिस प्रकार से 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने ब्रिटेन की हेल्प की थी, जबकि की नहीं थी वो, ब्रिटेन ने उनको जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। तो उसी प्रकार उनका मानना था कि अगर आप क्या करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो तो हम आपको क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा। इसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, कौन, ब्रिटेन ने रखा, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। और ये कब पारित हुआ था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1940 में। और ये कौन पारित किया था, तो ये ब्रिटेन ने किया था। इसमें क्या था कि इसमें भारत को क्या मिलेगी, इंग्लैंड का मानना था, ब्रिटेन का मानना था कि भारत को क्या दी जाएगी,
डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरी चीज, जो आपकी मुस्लिम लीग होगी, मैं भी आपको मुस्लिम लीग के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। मुस्लिम लीग, इसने क्या किया था, इसने कह सकता हूं कि एक अलग संविधान की मांग की थी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अलग संविधान की मांग की थी और एक अलग देश भी बनाने को ये बोल रहे थे। तो याद रखना है, पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 1914 में। इसके बाद इसके अंतर्गत मतलब ब्रिटेन ने डोमिनियन स्टेटस भारत को किस प्रस्ताव के द्वारा देने की बात की थी, तो आपको आंसर याद रखना है अगस्त प्रस्ताव। मुस्लिम लीग ने अलग संविधान की मांग किस प्रस्ताव के द्वारा किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पे ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। इसके अंतर्गत भी ब्रिटेन की वही चीजें होती हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें। इसके बाद ब्रिटेन के अंतर्गत चुनाव होता है, कह सकता हूं इसके अंतर्गत 2 पार्टी होती हैं, दोनों पार्टी में कह सकता हूं उसके पहले जो भी आपका प्रधानमंत्री था, जो भी हेड था, वो क्या होता है, चुनाव में हार जाता है और एक नया व्यक्ति कह सकता हूं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। और वो क्या करता है, ब्रिटेन के अंदर चुनाव कब हुआ, 1945 में। और वो 3 लोगों की एक कह सकता हूं ग्रुप बना करके एक भारत में भेजता है, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि भारत को संविधान सभा बनाने की जो कह सकता हूं कि अनुमति मिली, वो किस मिशन के अंतर्गत मिली थी, तो वो था आपका कैबिनेट मिशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। और ये कब भारत आया था, तो आंसर होगा 24 मार्च 1946। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो भी प्रधानमंत्री था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था 1945 में, और यहाँ पे उसने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसके अंतर्गत आपके 3 व्यक्ति थे। मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ और ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 3 व्यक्ति थे, कौन कौन सा, पहला है आपका पैथिक लॉरेंस, आपको ये ध्यान देना है कौन है, पहला पैथिक लॉरेंस। और एक चीज याद रखिए, ये भारत का मंत्री था। साथ में कैबिनेट जो मिशन है, इसके अंदर जो एक अध्यक्ष होता है वो कौन था, तो वो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस। बार बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अंदर जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो आंसर हो जाएगा वो क्या है, आपका पैथिक लॉरेंस। दूसरा क्या है, बोल रहा कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है अलेक्जेंडर, और ये क्या है, नेवल मंत्री। नेवल का मतलब जो कह सकता हूं एक प्रकार से जो नेवी होती है उसके ये मंत्री होते हैं। इसके अलावा जो एक तीसरे व्यक्ति थे स्टैफर्ड क्रिप्स, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी मैं आपको थोड़ा सा चीजों को और बता देता हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा कि संविधान सभा ये जो थी, और इसके अलावा जो भारत में संविधान बनता है उस टाइम एकमात्र जो भारतीय नेता थे संविधान बनाते टाइम, वो कौन था, फ्रेंच एंथोनी। एक पारसी नेता कौन थे, तो पीएच मोही। और एक साम्यवादी नेता कौन थे, तो सोमनाथ लाहिड़ी। इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें क्या लिखा गया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये क्या है, सरोजनी नायडू। एकमात्र देशी रियासतें से महिला कौन थी, त्रावणकोर से एनी मस्करिनी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे पहली सीएम कौन थी, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यूएनओ की पहली अध्यक्ष तो विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, और इसके आगे के जो चीजें होगा मैं कल बताऊंगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा सारी चीजें, और बाकी जो चीजें हैं मैं क्या करूंगा, एक एक करके आपको आगे प्रोवाइड करता जाऊंगा। और जैसे ही ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, मैं आपको सारी चीजों के एमसीक्यू आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा। और मैंने आपको ये भी यहाँ पे बताया कि जो एमसीक्यू है वो आपका किस प्रकार से बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैंने आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच जो डिफरेंस होता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये पॉलिस से निकल के बने हैं, और जिसका अर्थ होता है राज्य, जिसका मतलब क्या होता है, आपका राज्य होता है, स्टेट होता है। और स्टेट का तात्पर्य यहाँ किसी देश से है, ना कि किसी राज्य से। और किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं, यानी कि कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, पहला है आपका जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, दूसरा है आपका यहाँ पे भूभाग यानी लैंड, तीसरा होता है गवर्नमेंट यानी सरकार, और चौथा क्या होती है, सवर्निटी यानी कि हिंदी में कहते हैं उसको संप्रभुता। यानी कि ये 4 चीजें रहेंगी, तभी क्या होगा, आपका कोई देश
देश कहलाएगा, कोई राज्य राज्य कहलाएगा। जनसंख्या का मतलब समझ रहे होंगे आप, भूभाग का मतलब सरकार का, और लास्ट यहाँ पे संप्रभुता का मतलब क्या होता है, कोई भी देश निर्णय लेने की जो क्षमता रखता है उस देश को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रभु। और एक चीज और, संप्रभुता का मतलब ये होगा कि वो अपने देश के अंदर के निर्णय, देश के बाहर के निर्णय जो होंगे वो लेने के लिए खुद वो क्या हो, कह सकता हूं फ्री हो। जैसे कि भारत है, क्या वो कह सकता हूं कि अगर उसको किसी और देश के साथ युद्ध करना है तो वो दूसरे से पूछेगा नहीं, वो कर लेगा। यानी कि वो, और उसको अपने देश के अंतर्गत कोई देश के अंदर कोई लागू करना है नियम तो वो क्या करेगा, वो खुद करेगा। अगर बाहर किसी से रिश्ता रखना है किसी दूसरे देश से तो वो खुद रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे देश से पूछेगा या किसी दूसरे देश की अनुमति लेगा। इसी को हम कहते हैं संप्रभु। आगे मैंने बताया कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, और उसके अंतर्गत मैंने संविधान के बारे में बताया कि ये क्या है, रूल बुक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा कि संविधान है। संविधान आपके कितने टाइप्स के होते हैं, लिखित हुआ, अलिखित हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, और इसके अलावा नया हुआ, पुराना। और ये चीजें मैंने आपको बता दी। मोनाको के अंदर, मोनाको के संविधान में 3814 कह सकता हूँ कि शब्द है। तो इस चीज को आप आगे जा करके देख सकते हो। आगे क्या है, आगे हम आपको अगले स्लाइड के बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि सुकरात थे, और सुकरात के ही जो शिष्य थे उनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। और एक इंस्टीट्यूट की इन्होंने स्थापना की थी जो था द एथेंस एकेडमी, और इन प्लेटो के एक शिष्य थे जिनका नाम था अरस्तु। इन्होंने एक बुक लिखी जो कि था द पॉलिटिक्स, और द पॉलिटिक्स के कारण ही अरस्तु एरिस्टोटल को जो है वो द फादर ऑफ द पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। संविधान सभा क्या होती है, इसके विचार को किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा संविधान सभा में ये मैंने आपको डेट्स बताई, इंपॉर्टेंट चीजें बताई, साथ में यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस आपका क्या होता है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैंने बताया कि संविधान सभा किस प्रकार से क्या होता है, कि सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ब्रिटेन का चुनाव होता है, कैबिनेट मिशन आपकी बनती है, और कब बनती है वो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 नाम आते हैं, इसमें अध्यक्ष कौन है कैबिनेट मिशन का वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो अलेक्जेंडर है, स्टैफर्ड क्रिप्स है, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैंने बताया। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और फैक्ट्स हमें आने चाहिए। जैसे यूएनओ में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। और देश की पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी, राजकुमारी। और साथ में पहली महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। पहली राज्यपाल कौन थी, बड़ी बार आपसे ये कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि देश की सबसे पहली कह सकता हूँ राज्यपाल महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और मैं आपको ये बता रहा कि आपकी इस भर्ती के लिए जो भी आपका ये पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, मैं आपको इसी तरीके से सारी चीजों को प्रोवाइड करूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजों को मैं क्या करूं, इजी वे में आपको प्रोवाइड करूं, जिससे क्या हो, आप जो भी चीजें कह सकता हूं कि जो भी आप तैयारी करो, आपको जो भी याद हो, ज्यादातर चीजें आप यहीं पे याद कर लो, ज्यादा सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लो। और बाकी ये जो पीपीटी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये क्या होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अगर आप चाहते हो तो आप इसका प्रिंट भी करा करके रख सकते हो। आप इसको इजीली पढ़ सकते हो, बार बार इसको रिवाइज कीजिए। याद रखिए इस बार हमें क्या है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिससे ज्यादा मार्क्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमें तैयारी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट पे करना है, हमें सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और इक्वल ध्यान देना है। ये नहीं कि कोई हमारा सब्जेक्ट फेवरेट है तो हम बार बार उसी को पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पीपीटी को प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू हैं मैं भी क्या करूंगा, 1-2 दिन ऐसे ही आपको चलाऊंगा, और उसके बाद मैं एमसीक्यू भी साथ में लेके आऊंगा, जिससे आपको ये लगने लगे कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हमारे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आपके साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी लोग ये हिमाचल प्रदेश पटवारी की जो भी भर्ती आई है इसकी वैकेंसी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं सबकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। धन्यवाद।